तो हेलो एवरीवन, ये लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है आपके इस चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन देखेंगे। इससे पहले जो 3 लेक्चर हैं उसमें मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था, और जो गुणांकों के मध्य संबंध बताया था, और ग्राफीय विधि द्वारा सलूशन भी बताया था। तो इस एक्सरसाइज को हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर आप पहले देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक, अब इसको हमें विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है। विलोपन विधि क्या होती है कि हमें जो एक चर वाली टर्म होती थी, जैसे हमने ये इक्वेशन लिख ली b1y प्लस c1 ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें जिस चर को विलोपित करना होगा, जैसे हमें x को विलोपन करना है तो इसको a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी a1 a2 प्लस a2 b1y प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0। और ये बन जाएगी, यहाँ पे x होगा a2 a1x प्लस b2 a2y प्लस c2 और a2 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा a2 b1 माइनस b2 a2। ठीक, नहीं इसको a1 से करना था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे a1 होगा, ये a1 रहेगा आपको, ये यहाँ y, और ये c2 a1, यहाँ पे ये माइनस का रहेगा ना, ये अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो c2 a1 माइनस c1 a2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो y की वैल्यू अगर हम देख लें, यहाँ पर y क्या आएगा, y आपका आ जाएगा c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन में a1 a2 b1 माइनस b2 a1। तो ऐसे ही आपका y निकल जाएगा, और इस y को आप किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे, वहां से आपको x मिल जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, यही आपकी विलोपन विधि है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस विधि से। पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें 2x को मतलब x का विलोपन करना है। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर चूंकि यहाँ पे एक गुणांक है ना x का, तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो ये यही इक्वेशन रहेगी ना। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा आपकी थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब सेकंड में से आप थर्ड घटा देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस 3y में से माइनस 2y जाएगा तो ये माइनस 5y आएगा, और यहाँ पे 4 में से माइनस 10 जाएगा तो माइनस 6 आएगा, आएगा यही। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, y आपका आ जाएगा माइनस 6/5, माइनस का या 6/5। ठीक, अब इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5 था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 6/5, या x बराबर 25 माइनस 6/5, या यही हो जाएगा आपका 19/। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो वैल्यूज निकाली है सही है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर 19/5 रख दें और प्लस कर दें इसमें 6/5, तो ये ऊपर जुड़ के क्या हो जाएगा, 25/5, और ये 5 के बराबर होता है। अगर यहाँ पे रखें हम x की वैल्यू तो ये 38/5 आएगा, और यहाँ पे रखें तो ये
क्षेत्र 18/5 आएगा। आएगा कि नहीं? अब इनको जोड़ लेते हैं। तो ये था y3 था ना, और 2 था x। तो ये हो जाएगा 19 दूना 38/5, माइनस माइनस है ना, तो ये प्लस नहीं होगा, माइनस, तो 0 और 2/5। तो ये कट के 4 आ जाएगा, यानी कि हमने जो सोल्यूशन निकाला वो सही है। यही हमारी विलोपन विधि है। ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है 3x+4y। 3x+4y आपका 10 के बराबर है, और 2x-2y आपका 2 के बराबर है। 2x-2y इक्वल्स टू 2। अब सेकंड, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y का विलोपन करते हैं। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4 बन जाएगा, और ऊपर 4 है ऑलरेडी। ठीक, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 4x-4y इक्वल्स टू 4। यही बन जाएंगे, और हमने इसको थर्ड बोल दिया, और पहली क्वेश्चन फिर से लिख ली यहाँ पे 3x+4y इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और -4y में प्लस का 4y जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो x कितना आया? x आपका आ गया 14/7, या 2 के बराबर। x की वैल्यू 2 आ गई। अब यही वैल्यू x की हम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, रख दो चाहे सेकंड इक्वेशन में रख दो। हम x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। 2 × 2 -2y इक्वल्स टू 2। ठीक, तो ये 4 - 2y इक्वल्स टू 2। अब 2y को उधर ले जाते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो 4 - 2 इक्वल्स टू 2y। तो 2 इक्वल्स टू 2y, और y यहाँ से क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, तो 3 × 2 प्लस 4 × 1, तो ये 6 और ये 4। इसको ऐड करोगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 2 4, और -2 × 1 2, तो 2 के बराबर, यानी हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब अब आप क्या करें, थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना एक बार, और मैं फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और x - y/3 इक्वल्स टू 3। तो नोट कर लेते हैं यहाँ पे, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। सेकंड इक्वेशन देखें तो x - y/3 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। बताया था जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि ये सहभाज्य संख्याएं हैं, और सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है। तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम आ जाएगा। 2 3 जा 6, तो नीचे एलसीएम 6 आ गया। और ये कितने गुना होगा 6? 3 गुना करोगे तो ऊपर भी 3 गुना, यानी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसे कितने कितने से गुणा करोगे, 2 से करोगे, तो ऊपर भी 2 से गुणा करोगे, और ये -1। अब 6 को उधर भेज दो, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x+4y इक्वल्स टू -6। ठीक, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं, 3x - 3y केवल रहेगा, 3y नहीं, और ये नीचे 3 अपॉन इक्वल्स टू 3, तो 3x - y इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। अब क्या करते हैं हम, अब देखो यहाँ पर भी 3x मिल गया, और यहाँ पर भी 3x मिल गया। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड में से आपकी फर्स्ट इक्वेशन घटा दें, तो 3x - y, और माइनस कर दें इसमें 3x - 4y, इधर क्या होगा, 9 में से घटाओगे माइनस का 6। ठीक, तो 3x और ये कट जाएगा, -y और माइनस का 4y, माइनस का 5y बन जाएगा, और ये जुड़ के कितना बन जाएगा, 9 + 6 हो जाएगा, और ये 15 के बराबर आ जाएगा। तो y आपका आएगा 15 कौन -5, या माइनस का 3। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पे रख देते हैं सेकंड इक्वेशन जो आपने बनाई थी, इसमें y की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस माइनस 3 इक्वल्स टू 9। तो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, या 3x क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा 6/3, या x इक्वल्स टू 2 होगा। तो सोल्यूशन इसका क्या आ गया, अब यहाँ पे 2 रख दीजिए और यहाँ पे माइनस का 3 रख देना, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे कट के ये 3 3 से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ -2 बचेगा, तो ये -1 होगा। अब यहाँ x की जगह 2 रख दो और y की जगह -3 रख दो, ये कटेगा -1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 + 1 = 3, यानी कि हमारा जो है सोल्यूशन सही है। ठीक, आपको थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क में कर लेना है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, और इसे हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। और क्या करना है, समीकरण भी बनाने हैं, रैखिक समीकरण। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था भिन्न वाला, और उसे हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था। तो मान लेते हैं, मानना भिन्न क्या होगी हमारी, भिन्न होगी x/y, और x क्या होता है, अंश होता है, और y क्या होता है, आपका हर होता है। तो कंडीशन क्या दी गई है हमारी, पहली जो शर्त है, शर्त 1 के अनुसार अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कि अंश में मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, और हर में 1 घटा दिया, तो हमारी भिन्न क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, शर्त सेकंड के अनुसार, या शर्त 2 के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर आपका अंश में 1 जोड़ दें, नहीं अंश में नहीं, हर में 1 जोड़ना, अंश वैसा ही लिखा रहने दो, हर में 1 ऐड कर, हाफ ऐड कर दिया, नहीं 1 ही ऐड करना है, हाफ तो बनेगी ये। ठीक, तो यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो बस अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x+1 और y-1 को इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा y-1। ठीक, या इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये सबको एक तरफ ले आओ, तो x माइनस y+1 और +1 = 0, ये बनेगा x माइनस y+2 = 0। इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, या सेकंड बोल दो इसे। अब अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x = y+1 होगा, या 2x माइनस y-1 = 0। यहाँ पे इसे सेकंड बोल दो, इसे फोर्थ बोल दो। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें, कुछ पार्ट इरेज कर देते हैं। ठीक, ये आपकी क्वेश्चंस थी नीचे जो लिखी हुई हैं, सेकंड और फोर्थ, इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो फिर से एक बार लिख लेते हैं सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को। रुको, 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 यहाँ पे थोड़ा पेज देखना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, फिर से थोड़ा वो चला गया था पेज आपका, हम लोग इसे फिर से मिटा देते हैं। ठीक, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस y+2 = 0, और फोर्थ इक्वेशन आपकी 2x माइनस y-1 = 0। तो यहाँ देखो माइनस वाई, यहाँ भी माइनस वाई, अगर इसको हम घटा दें तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, इधर तो 0 ही है। ठीक, तो इसे यहाँ पे 0 लिख लो।
तो x में से -2x जाएगा तो माइनस का x आएगा और ये तो कट ही जाएगा और यहाँ पे जुड़ के प्लस का 3 हो जाएगा। x को उधर भेज दो तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब y हमें निकालना है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रख दो। 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 5 इक्वल्स टू वाई। तो y क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न थी हमारी x अपॉन वाई। तो x 3 हो गया, y 5 हो गया। अब हम शर्त देख लेते हैं एक बार। अगर हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में एक जोड़ने पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हर में एक घटा दें तब भी 4 हो जाएगा, तो एक बन जाएगी। इसी तरह यदि हम हर में एक जोड़ दें यानी कि 3/6 कर दें, हर में एक जोड़ोगे तो ये 1/2 हो जाएगी, यानी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये सोल्यूशन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रुकिए। हाँ ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू और सोनू की आयु कितनी है? तो जितने भी आयु वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम किसी एक की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु को मैंने x मान लिया, और सोनू की कितनी मान लिया, सोनू की वर्तमान आयु मैंने y मान ली। तो इसमें क्या कंडीशन है, एक कंडीशन होगी 5 वर्ष पूर्व, एक होगी 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 ईयर अगो, यानी 5 वर्ष पूर्व, और यहाँ क्या करते हैं 10 ईयर्स आफ्टर, यानी कि पश्चात वाली कंडीशन देखेंगे। ठीक। तो 5 ईयर्स एगो अगर नूरी गए x-5 हो जाएगी, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y-5। लेकिन बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये वाली आयु जो थी इस वाली आयु के 3 गुना था। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 3y माइनस का 15 बन जाएगा, 5 को इधर भेज दो और x माइनस 3y इधर लिख लो, तो ये बनेगा इधर -10, या 10 को भी इधर ले आओ तो ये बन जाएगा +10 इक्वल्स टू 0। आपकी कंडीशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। अब 10 ईयर्स आफ्टर देख लेते हैं। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x+10, सोनू की आयु भी y+10 हो जाएगी, क्योंकि करंट एज इतनी है, वर्तमान आयु इतनी है, x और y है, तो उसमें तो जोड़ना पड़ेगा ना। अब बोला है कि नूरी की आयु जो होती है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब अब क्या होगा, अब ये वाली जो आयु है वो इसकी 2 गुनी हो जाएगी। तो x+10 इक्वल्स टू 2y+20। तो ये क्या बनेगा x-2y और +10 -20 इक्वल्स टू 0। x-2y -10 इक्वल्स टू 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब अगर हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन को, तो x-3y+10 इक्वल्स टू 0 और x-2y-10 इक्वल्स टू 0। हमने बिना गुणा किए क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x का ही विलोपन कर देते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह लगा लो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या x x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -3y में से ये क्या लिखा है -3y+2y, ये लिखा है +10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ -y और ये इधर आएगा -20, माइनस माइनस कट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया आपका 20 आ गई। अब y जब 20 हो गया, तो अगर x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो x कितना हो जाएगा, x आपका हो जाएगा, इस इक्वेशन में रख दूं तो इधर भेज देंगे अगर हम, तो ये 2y+10 लिखा हुआ है x बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा
20 रखो भाई, 40 प्लस यानी कि 50, यानी नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, 50 वर्ष है, और सोनू की है 20 वर्ष। अब अगर 5 वर्ष पहले देखो, तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी नूरी की, 45 होगी। जब करंट एज इसकी 50 है तो 5 ईयर्स अगो तो 45 होगी, और सोनू की कितनी होगी, 15 होगी। करंट 20 है तो 5 ईयर्स अगो 15 होगी, तो देखो 15 और ये कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो सही है। अब 10 वर्ष पश्चात भी देख लो, तो 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, नूरी की आयु 60 हो जाएगी और सोनू की आयु 30 हो जाएगी। देखो दोगुनी हो रही है, यानी कि हमारी जो आयु निकल के आई है दोनों की वो सही निकल के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो अब 2 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले आप ये समझिए 2 अंकों की संख्या लिखते कैसे हैं। तो आपने छोटे क्लासेस में स्थानीय मान पढ़ा होगा, तो जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी, मान लिया यहाँ पे लिख लिया 99, तो अगर इसके स्थानीय मान निकाल के देखें तो इस वाले 9 का 90 है और इस वाले 9 का 9 है, ठीक। कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, 88 ले लेते हैं, या इसका हो जाएगा, इसका तो 8 आएगा और इसका 80 आएगा, या जैसे 75 कहते हैं, इसका 5 होगा और इसका 70 होगा। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, पैटर्न क्या वो तो मतलब पता ही होगा कि ये वाली है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दहाई के स्थान पे होती है उसको 10 से गुणा करके उसका स्थानीय मान लिखते हैं। अगर हमें कोई कहे कि इनको 88 को तोड़ के लिखिए, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे 80 प्लस 8, या इसको क्या लिखेंगे 10 गुणे 8 प्लस 8। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो अगर 2 अंकों की संख्या बोली है, मैं बोलता हूँ इकाई का अंक मैंने बोल दिया y है, और दहाई का अंक मैंने मान लिया x है। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या xy हो जाएगी, नहीं होगी, ये गलत है। तो x इंटू वाई लिखा है, संख्या आपकी क्या होगी, दहाई के अंक का स्थानीय मान कितना होगा 10 इंटू एक्स, यानी 10 गुणे x, और y का y इंटू 1 यानी कि y। तो संख्या आपकी क्या बनेगी, संख्या आपकी होगी 10x प्लस वाई। ये है आपकी 2 अंकों की संख्या, ठीक। ये क्या है आपकी 2 अंकों की संख्या, लेकिन इसके अंक क्या है, अंक इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। जैसे 88 में अंक क्या है, 8 है और 8 है। 75 में अंक क्या है, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 7 है। तो वैसे इसमें इकाई का अंक y है और दहाई का अंक आपका x है, ठीक। अब अगर देखो इसमें क्या बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग बोला है ना, अंक तो x और y हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट शर्त के अनुसार, इसके अनुसार क्या, इसके अनुसार आपका x प्लस वाई जो है वो आपका 9 के बराबर है। अब इस संख्या का 9 गुना, यानी ये संख्या लिखी हुई है आपकी, इसका हमने 9 गुना कर दिया, 10x प्लस वाई। ये किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी। अब देखो संख्या, जैसे मैंने यही ये एग्जांपल देखो 75 था, तो मैंने कहा संख्या के अंकों को पलट दो, तो ये 57 हो जाएगी। तो स्थानीय मान इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इसका 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही अगर इस संख्या को हम पलट दें, तो पलटने पर बनी
संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 10y प्लस एक्स, यही तो बनेगी। जैसे ये यहाँ पे एक्स वाई, मतलब मान लो यहाँ पे एक्स वाई लिखी थी, तो अगर पलट के लिखते तो वाई एक्स ही तो लिखते। हालांकि ऐसे हम संख्या को नहीं लिखेंगे, लेकिन अंकों का अरेंजमेंट तो ऐसे ही होगा ना, अंकों का क्रम तो ऐसे ही लिखा हुआ होगा ना। ठीक, जो एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएंगी तो अरेंजमेंट। अब यहाँ पे हमने इसको लिखा क्यों नहीं, क्योंकि दो चरों अचरों मतलब दो चरों के मध्य गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, इसीलिए ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगी आपके पलटने पर बनी संख्या। और कंडीशन क्या बोल रही है कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दो गुना हो जाता है। तो इसका हम दो गुना कर देते हैं, किसका, जो हमने पलटी है संख्या उसका, मतलब अंकों को पलटा है उस पे जो संख्या बनी है। तो बस देखो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी, ये 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x होगा। अब वाई वाई को एक तरफ ले लेते हैं, एक्स एक्स को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये 92x होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक। और 92x हो जाएगा, नहीं नहीं 92 क्यों, ये होगा 88x। और ये माइनस का 11y इक्वल्स टू 0। देखो 90 में से दो, ये जाएगा तो माइनस का होगा ना, तो 90 में से दो घटाओगे तो 88 आएगा। और 9 में से 20 घटाओगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो ये 8x लिखा हुआ है और ये माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड बाई 11 कर दें तो देखो 11 8 88, 11 कम 11, और 0 को 11 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको, इस पेज को हम कॉपी कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रुकिए, हम इक्वेशंस को अपनी जो लिखी हैं उनको पहले नोट कर लेते हैं। तो आपकी जो पहली इक्वेशन थी ये थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यही तो थी। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या करेंगे, केवल हम इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि y एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करने पे। तो ऐड कर दिया हमने, तो ये 9x और ये कट हो गया है, ये 9 के बराबर आया, तो x कितना आ गया, x आपका 1 आ गया। अब 1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, मतलब x की वैल्यू 1, तो ये प्लस टू 9, y कितना आ गया 9 माइनस 1, y 8 आ गया आपका। ठीक, संख्या क्या होगी आपकी, संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई, यही तो थी। तो 10 इंटू 1 प्लस 8 यानी कि 18। अब देखो इसका पहला अंक क्या है, 1 है, दूसरा अंक 8 है, दोनों को ऐड कर दो तो 9 आ रहा है। ठीक, संख्या के अंकों को पलट दो, 81 बन रहा है। इसका दो गुना करो तो ये क्या बन रहा है, इतना बन रहा है। और 18 का 9 गुना करो तब भी तो इतना बन रहा है। देखो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, 162 के बराबर है, तो यानी कि हमारी जो भीष्ट संख्या है वो 18 है आपकी। जो हमारी संख्या है वो क्या है, वो है हमारी 18। ठीक, ये जरा, ये है आपकी 18। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये था 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात क्या करना है हमें, 50 के नोट और 100 के उसे कितने नोट प्राप्त हुए। ठीक, अब देखिए हम मान लेंगे, माना उसे 50 के कितने नोट प्राप्त हुए, एक्स, और 100 के वाई नोट। ठीक,
50 के x और 100 के y नोट उसे मिल गए। अब टोटल रुपए उसके कितने बन रहे हैं? 2000। 50 और 100 के नोट उसने लिए हैं, 50 के x लिए हैं, 100 के y लिए हैं। कुल नोट कितने बन रहे हैं? 25 बन रहे हैं। तो आप अगर पहली कंडीशन देखें ये वाली, तो x प्लस वाई 25 होंगे, मतलब नोटों की संख्या तो 25 ही होगी ना। फुल नोट उसके पास 25 हैं और वो 100 और 50 के नोट हैं, तो x 50 के थे और 100 के y थे, तो ये x प्लस वाई 25 हो गया। अब इसके 50 रुपए के जो नोट हैं उनसे रुपए कितने बनेंगे? x नोट आपको कोई 50 रुपए के देगा तो रुपए कितने बनेंगे? 50 इंटू एक्स। और 100 के y नोट मिलने पे आपके पास कितने रुपए होंगे? होंगे आपके 100 इंटू वाई। जैसे आपको 50 के 5 नोट कोई दे दे तो आप 50 इंटू 5 ही तो करोगे, तो ये 250 रुपए बनेंगे। उसी तरह हमने 50 को x से गुणा किया तो 50 x हमें रुपए मिलेंगे, और 100 को y से गुणा किया तो 100 y रुपए मिलेंगे। लेकिन उसे कुल मिले कितने? 2000 रुपए मिले। यानी कि ये रुपए जो ये धनराशि है आपकी 50x प्लस 100y, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2000 के। 50 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये x प्लस 2y, और यहाँ पे 40, ये आपकी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन आपकी घटा दें तो x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 25। तो ये x कैंसिल आउट हो गया, 2y में से y गया, y बचा, और 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। यानी कि 100 पे उसे 15 नोट मिले थे। ठीक, यानी कि 100 से उसे 1500 रुपए मिले। अब इस इक्वेशन में रख लो y की वैल्यू, तो x प्लस 15 बराबर 25। तो x कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो उसे 50 के कितने नोट मिले? 10 नोट मिले। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 10 15 25 हो रहे हैं, और 50 रुपए से उसे कितने रुपए मिल जाएंगे? ये गुणे 10 कर लो, 500 रुपए मिलेंगे। और 100 के 15 नोट मिले थे तो उसे यहाँ से 1500 रुपए मिल जाएंगे। दोनों को ऐड करो, देखो 2000 आ रहा है, यानी कि हमारे जो आंसर है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा घुमा के दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे? नियत किराया लिख लेंगे, नियत किराया ये मानेंगे हम x रुपए, और ये क्या है? 3 दिनों का है, मतलब 3 दिन हमारे नियत होते हैं। 3 दिनों का अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन का किराया ये हम मान लेंगे y रुपए प्रतिदिन, y रुपए प्रतिदिन। ठीक, तो सरिता, अब यहाँ पे सरिता इधर है और इधर आपकी सुशी है। सरिता ने टोटल कितने दिन पुस्तकें रखी? 7 दिन रखी, लेकिन उसमें 3 दिन तो उसने नियत रखे ना, मतलब 3 दिन का किराया तो उसका नियत था ना। तो वेरिएबल या अतिरिक्त किराया कितने दिनों का था? 4 दिनों का था। सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखी, तो इसका 3 दिन का नियत किराया था और 2 दिन का अतिरिक्त किराया था। तो नियत किराया हमने कितना माना है? x मान लिया ना, तो ये x हो गया। और अतिरिक्त दिन का किराया है, तो 4 दिन अतिरिक्त थे और y रुपए प्रतिदिन देना था, तो 4y हो जाएगा किराया। ये दोनों को ऐड कर दिया, ये कितना आया? 27 रुपए। यहाँ 3 दिन का x था किराया और 2y जो अतिरिक्त दिन का किराया, इसने 21 अदा किए। ये सेकंड इक्वेशन। देखो अब हम क्या करेंगे, जो इसे हम कह देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम घटा देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो
x और x था तो ये घट जाएगा, तो 4y माइनस 2y इक्वल्स टू 27 माइनस 21। अब यहाँ पे 2y बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, तो y कितना आ जाएगा, 3 आएगा, y आपका 3 आएगा, तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे रख लो y 3, 4 तियां 12, 12 को उधर देख लो, x क्या आ जाएगा आपका 27 माइनस 4 गुणे 3, x की वैल्यू आ रही है आपकी 27 में से 12 घटाओ 15 आएगा। जो नियत किराया था वो 3 दिनों का 15 रुपए था, ये x की वैल्यू 15 रुपए है और y की वैल्यू आपकी है 3 रुपए प्रतिदिन। अब देखो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी थी, यानी 3 दिनों तक का उसने किराया 15 रुपए दिया, ठीक, और जो बचे 4 दिन थे उसमें उसने 12 रुपए किराया दिया, 4 तिया 12, तो इसका 27 रुपए किराया बन रहा है। सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखी तो 3 दिन का किराया 15 रुपए दिया, और बाकी 3 जो 2 दिन थे उसमें 6 रुपए बनेगा, 3 दूनी 6, तो इसने 21 रुपए किराया दिया। देखो इसने 21 दिया था और 27 इसने दिया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, क्योंकि हमने क्रॉस चेक कर लिया है और सही उत्तर आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम आपका चैप्टर जो है वो खत्म करते हैं और थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सॉल्व कैसे करते हैं इक्वेशंस जो होती हैं। पहले तो हमने देखा था इक्वेशंस क्या होती हैं, तो इक्वेशन दो होती है हमारी इस रूप में, ठीक, और इसमें जो ये a1 और b1 होते हैं या a2 b2 होते हैं, ये हमारे अचर के गुणांक होते हैं, नहीं चर के गुणांक होते हैं, चर के गुणांक, ये स्वयं अचर होते हैं लेकिन चर के गुणांक होते हैं, और जो ये c1 और c2 होते हैं ये हमारे कांस्टेंट होते हैं, मतलब कांस्टेंट जिनकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, ठीक, या इन्हें भी हम अचर होते हैं, ये भी अचर होते हैं, ठीक। अब हमने देखा था कि सोल्यूशन क्या होता है इनका। सोल्यूशन होता है एक्स और वाई के वो वैल्यूज जो इनमें रखने पर दोनों को सेटिस्फाई कर दे, मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस में रखने पर सेटिस्फाई कर दें, यानी कि जीरो के बराबर कर दें दोनों इक्वेशंस को। तो सोल्यूशन हमने देखा था ग्राफी विधि से, तो ग्राफी विधि में हमने 3 टाइप के ग्राफ देखे थे या 3 टाइप की रेखाएं देखी थी, और बहुपद वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं वो एक ग्राफ में उन्हें हम रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पहला देखा था कि एक रेखा दूसरी रेखा को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, तो यहाँ पर हमारा ओनली वन सोल्यूशन पॉसिबल आया था, मतलब केवल एक ही सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता था। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमारी जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो यहाँ पर हमारे अनंत सोल्यूशन पॉसिबल हुए थे, यहाँ पे हमारे क्या हुए थे, अनंत जो सोल्यूशन थे वो ये एक दूसरे के ऊपर, ठीक। तीसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के जैसे समांतर हो जाएं, तो यहाँ पर नो सोल्यूशन था, यानी कि कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर अनंत हल थे। इसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ हमने क्या पढ़ा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पढ़ा हमने a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, पर ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं था, ठीक। फिर हमने दो विधियां पढ़ी, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी और हमने एक विलोपन विधि पढ़ी। तो प्रतिस्थापन विधि में जो इक्वेशन हमारी, जैसे मान लिया x प्लस वाई प्लस सी करके कुछ ये था, और यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 2c। देखो ये अनंत सोल्यूशन वाली कंडीशन है, तो अगर हमें प्रतिस्थापन करना होता था तो हम यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन में पुट कर देते थे, और वहीं विलोपन में हम क्या करते थे, विलोपन में हम करते थे कि जो यहाँ पे जैसे 2x है ना, तो इसको भी हम 2x
यहाँ पे 2y है तो इसको 2y, इन दोनों में से कोई एक तरीका अपनाकर फिर समीकरणों को घटाकर उस अचर को हम विलुप्त कर देते थे। यहाँ पर अचर को विलुप्त होता है, ठीक। तो ये विलोपन विधि होती थी। दोनों से जो हमें सॉल्यूशन मिल गया उसको हम, जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होगा उसका सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक। इसके बाद हमने कुछ वो देखे, शर्तें देखी, मतलब जिनमें हमें इक्वेशंस बनानी होती थी। तो उसमें आपको क्या, दो चर मानने हैं, जो कंडीशन दी होंगी उन दो चरों को उन्हीं कंडीशन के अनुसार रख देना है और आपकी दो इक्वेशन मिल जाएंगी। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करिए तो आप विलोपन विधि से सॉल्व करिए, अगर प्रतिस्थापन बताया गया है तो प्रतिस्थापन से आप सॉल्व करिए, अगर नहीं बताया गया है तो आपको जो सरल लगे आप वो विधि यूज कर सकते हैं, ठीक। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपने ये यहीं से स्टार्ट किया है ना, तो इससे पहले जो मैंने पिक्चर्स बनाए हैं वो भी देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।